2067 में सेट किया गया है, जब जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया पुनर्वास से परे नष्ट हो गई है। सभी पौधों का जीवन विलुप्त हो गया है। पौधों के जीवन की कमी के साथ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा में तेजी से कमी आई है। लोगों को जीवित रहने के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही है। दुनिया के 99% हिस्से में अंधेरा छा गया है। लोगों का दम घुटने लगता है। ऐसी स्थितियों में ऑस्ट्रेलिया में केवल एक शहर बच गया है, और यह सब क्रोनोकॉप कॉर्पोरेशन नामक कंपनी के लिए धन्यवाद है जो सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाती है। हालांकि कृत्रिम ऑक्सीजन समय के साथ बीमारी नामक घातक बीमारी का कारण बनती है। पूरी तरह से विलुप्त होने से पहले मानव जाति के पास मात्र वर्ष हैं। एथन वाइट ऑस्ट्रेलियाई शहर के रहने वाले हैं। वो और उसका दोस्त जूड क्रोनोकॉप कॉर्पोरेशन में यांत्रिकी के रूप में काम करते हैं। बीमारी का इलाज और दुनिया को बचाने का तरीका खोजने के लिए निगम भी दिन रात काम कर रहा है। एथन की पत्नी जानथे को भी यह बीमारी है। एथन दिन रात मेहनत करके बेहतर ऑक्सीजन कमाती है और खरीदती है। एक दिन जब एथन और जूड सुरंग में काम करते हैं, क्रोनोकॉप के कण अनुसंधान के सीटीओ रेजिना जैक्सन उन्हें अपने कार्यालय में बुलाते हैं। वहां वो दोनों को अपना परिचय देती है और उन्हें बताती है कि यदि परिस्थितियां नहीं बदली तो कुछ वर्षों में मानवता मरने वाली है। वो फिर बताती है कि ईथन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सभी की मदद कर सकता है और मानवता को बचा सकता है। ईथन भ्रमित है और उस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन रेजिना ने जोर देकर कहा कि वो उनकी प्रयोगशाला में जाएं। लैब में बड़ी मशीनरी है। बिली मिशेल नाम के लैब डॉक्टर ने खुद को एथन से मिलवाया और एथन की कलाई की डिवाइस को 1 सेकंड के लिए देखा। फिर वे उसे समझाते हैं कि एथन के पिता डॉक्टर रिच उनके सामने जो मशीन खड़ी है वो एक टाइम मशीन है जिसे क्रॉनिकल कहा जाता है। मशीन के साथ किए गए पहले प्रयोग में दूसरी तरफ क्या है, ये जांचने के लिए उन्हें इसमें रेडियो तरंगें भेजनी पड़ी। इसके जरिए उन्हें पता चला कि 407 साल बाद यानी 2474 में पृथ्वी के पास हवा में पर्याप्त ऑक्सीजन बनाए रखने और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वनस्पति होगी। लोगों का मानना है कि यदि मानवता कई सौ साल बाद भी मौजूद है, तो संभावना है कि उन्होंने अपनी वास्तविकता को प्रभावित करने वाली सभी समस्याओं का समाधान एथन दिन रात मेहनत करके बेहतर ऑक्सीजन कमाती है और खरीदती है। एक दिन जब एथन और जूड सुरंग में काम करते हैं, क्रोनोकॉप के कण अनुसंधान के सीटीओ रेजिना जैक्सन उन्हें अपने कार्यालय में बुलाते हैं। वहां वो दोनों को अपना परिचय देती है और उन्हें बताती है कि यदि परिस्थितियां नहीं बदली तो कुछ वर्षों में मानवता मरने वाली है। वो फिर बताती है कि ईथन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सभी की मदद कर सकता है और मानवता को बचा सकता है। ईथन भ्रमित है और उस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन रेजिना ने जोर देकर कहा कि वो उनकी प्रयोगशाला में जाएं। लैब में बड़ी मशीनरी है। बिली मिशेल नाम के लैब डॉक्टर ने खुद को एथन से मिलवाया और एथन की कलाई की डिवाइस को 1 सेकंड के लिए देखा। फिर वे उसे समझाते हैं कि एथन के पिता डॉक्टर रिच उनके सामने जो मशीन खड़ी है वो एक टाइम मशीन है जिसे क्रॉनिकल कहा जाता है। मशीन के साथ किए गए पहले प्रयोग में दूसरी तरफ क्या है, ये जांचने के लिए उन्हें इसमें रेडियो तरंगें भेजनी पड़ी। इसके जरिए उन्हें पता चला कि 407 साल बाद यानी 2474 में पृथ्वी के पास हवा में पर्याप्त ऑक्सीजन बनाए रखने और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वनस्पति होगी। लोगों का मानना है कि यदि मानवता कई सौ साल बाद भी मौजूद है, तो संभावना है कि उन्होंने अपनी वास्तविकता को प्रभावित करने वाली सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया है। हालांकि एक अजीब गतिविधि ने वहां के वैज्ञानिकों को चकित कर दिया। उन्होंने जो लहरें भेजी वे सुधर कर वापस आ गईं। जब उन्होंने इसे डिकोड किया तो उन्हें पता चला कि भविष्य के किसी व्यक्ति ने उन्हें ये कहते हुए संदेश भेजा था, एथन वाइट को भेजो। इसलिए अब रेजिना और पूरी टीम ईथन को भविष्य में उसके इलाज के लिए वापस भेजना चाहती है। ईथन हैरान से परे है। वो उन पर विश्वास नहीं करता है और सोचता है कि रेजिना सिर्फ झांसा दे रही है।
इसके अलावा वो अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर भविष्य में नहीं जाना चाहता। इसलिए वो मदद करने से इनकार करता है। बाद में एथन और जूड एक डिनर पर हैं, जहां वे क्रिस्प ऑक्सीजन खरीदते हैं। जूड एथन को योजना को पूरा करने और मानवता को बचाने में मदद करने के लिए राजी करने की कोशिश करता है। हालांकि एथन ने उस पर हंसते हुए कहा कि वो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता। ईथन अपने पिता के साथ कभी न होने के कारण उससे नफरत करता है। 20 साल पहले उनके पिता घर छोड़कर लापता हो गए थे, जबकि उनकी मां की मृत्यु तब हुई जब वो एक बच्चे थे। तब से उनका पालन पोषण जूड ने किया, जिन्हें वे अपने बड़े भाई के साथ साथ सबसे अच्छे दोस्त के रूप में मानते हैं। वो परियोजना को पूरा करने के लिए अपनी मां को छोड़ने के लिए अपने पिता को दोषी ठहराता है और अपने रास्ते में नहीं चलना चाहता और अपनी बीमार पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि जूड ने उसे ये कहते हुए मना लिया कि वो अपनी पत्नी को बचाने का एकमात्र तरीका इलाज ढूंढ रहा है। एथन अपने 8वें जन्मदिन की याद दिलाता है जब उसके पिता ने उसे उपहार के रूप में एक अजीब बॉक्स खरीदा था। जैसे ही वो बॉक्स के अंदर अपना हाथ डालता है, एक उपकरण उसकी कलाई पर लग जाता है, जिससे उसे खून बहने लगता है। रिचर्ड ने अपने बेटे के हाथ में एक स्थायी उपकरण लगाया था। कई साल हो गए हैं, लेकिन एथन को अभी तक इसका उपयोग नहीं पता है। बाद में घर पर ईथन जानथे को दिन के दौरान हुई हर बात बताता है और वह भी उसे जाने के लिए कहती है। अगली सुबह एथन लिखता है, मैं एक धातु के फूल पर आपके पास वापस जाने का रास्ता खोजूंगा और इसे जानथे के पास छोड़ दूंगा। वो फिर से रेजिना के कार्यालय में जाता है और उससे कहता है कि यदि वह केवल एक इलाज ढूंढ सकता है तो उन्हें पहले जानथे को देना होगा। रेजिना स्वीकार करती है और उसे फिर से लैब ले जाती है। डॉक्टर मिशेल उसे वो सूट दिखाते हैं जो उन्हें मशीन में जाने से पहले पहनना होता है। जैसे ही वे उसे मिशन की व्याख्या करना शुरू करते हैं, एथन को पता चलता है कि उनके पास कोई योजना नहीं है। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वो क्या देखेंगे या दूसरे छोर पर किससे मिलेंगे। हालांकि उन्हें सूट में डालने के बाद वे उन्हें आर्ची नामक एक एआई डिवाइस देते हैं। आर्ची हर समय लैब एथन के इन विटल्स को दिखाएगी। यह उसकी लोकेशन नेविगेट करने में भी मदद करेगा। फिर वे अंत में उसे मशीन में फेंक देते हैं। अंदर एथन समय के साथ तेज गति से चलता है। वो आसमान से गिरता है और एक अज्ञात जंगल में उतरता है। हवा के घर्षण से उसके सूट में आग लग जाती है, इसलिए वो जल्दी से उसमें से निकल जाता है। फिर वो चारों ओर देखता है और प्रकृति की सुंदरता से चकित हो जाता है। वो पाता है कि दुनिया पूरी तरह बदल गई है। पेड़ और प्राकृतिक ऑक्सीजन वापस आ गए हैं। वो आर्ची द्वारा निर्देशित दिशा में चलता है और किसी प्रकार का बनकर दरवाजा देखता है, लेकिन उसकी नज़र दरवाजे के ठीक सामने एक कंकाल पर पड़ती है। इसकी खोपड़ी में गोली का छेद है। इसके अलावा वो उस पर लगे नाम के टैग को देखता है और अपना नाम देखकर भयभीत हो जाता है। कंकाल एथन का है। एथन कंकाल की आर्ची को भी ढूंढता है और उस पर आखिरी रिकॉर्डिंग बजाता है। वो एक आदमी को ये कहते हुए सुनता है कि यही एकमात्र तरीका है और एथन को गोली मार देता है। तभी डिवाइस की पावर बंद हो जाती है। वो भयभीत है, यह विश्वास करते हुए कि यही वह भाग्य है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर वो कंकाल की कलाई के उपकरण को नोटिस करता है। यह एथन के समान है, सिवाय इसके कि कंकाल के उपकरण में हरे रंग की रोशनी चमकती है, लेकिन एथन का जीवन भर लाल रहा है। उस रात वो आग जलाता है और जंगली जामुन खाता है। पता चला कि जामुन जहरीले थे। एथन उल्टी करता है और बेहोश होने लगता है। एथन थोड़ी देर बाद उठता है और अपने सामने जूड को देखकर हैरान रह जाता है। जैसा कि यह पता चला है, लैब ने एथन के इन विटल्स को गिरते हुए देखा और मान लिया कि वो जहर की प्रतिक्रिया कर रहा है। इसलिए उन्होंने जल्दी से यहूदा को भविष्य में भेज दिया, उसे बचाने के लिए एक इलाज के साथ। कुछ समय बाद एथन और जूड को पता चलता है कि उसका कंकाल वहीं रहता है, जिसका अर्थ है कि उसकी किस्मत नहीं बदली है।
फिर वे दूसरे दरवाजे को खोजने के लिए आर्ची का इस्तेमाल करते हैं। कुछ उपकरण ईथन की आंखों को स्कैन करते हैं और उन्हें पहुंच प्रदान करते हैं। जब वे अंदर जाते हैं, एक मॉनिटर उनका स्वागत करता है। यह उससे डीएनए नमूना मांगता है। जब वो इसे स्वीकार करता है, तो उसकी कलाई का उपकरण काम करना शुरू कर देता है, जिससे उसे खून बहने लगता है। रक्त परीक्षण के बाद ये हरा हो जाता है। कमरे की रोशनी चालू हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि वे 407 साल बाद क्रोनोकॉप की प्रयोगशाला में हैं। टाइम मशीन भी उनके सामने है। जूड उत्तेजित हो जाता है क्योंकि अब उनके पास अतीत में वापस जाने का साधन है, लेकिन एथन ऐसा नहीं सोचता, ये कहते हुए कि उन्होंने कुछ भी नहीं बदला है और वह मृत एथन की तरह ही मर जाएगा। एथन सिस्टम लॉग की जांच करता है और अपने पिता द्वारा बनाई गई एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग पाता है, जो बताते हैं कि टाइम मशीन मूल रूप से भविष्य के ग्रह में ऑक्सीजन डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन की गई थी और फिर इसे अतीत में वापस भेज दिया। हालांकि जब उनके पिता ने पहली बार टाइम मशीन शुरू की, तो उन्हें एक संदेश मिला जिसमें उनसे अपने बेटे को भविष्य में भेजने के लिए कहा गया। अपनी गलतफहमी के बावजूद उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया और ईथन के लिए यहाँ डीएनए सत्यापन कराया। जल्द ही एथन और जूड को एहसास हुआ कि टाइम मशीन उन्हें वापस नहीं ले पाएगी क्योंकि इसकी बैटरी 407 साल बाद लगभग समाप्त हो चुकी है। इससे भी बुरी बात यह है कि प्रयोगशाला की सक्रियता इसके परमाणु ऊर्जा कोर में खराबी को ट्रिगर करती है, जिससे केवल 4 घंटों में परमाणु विस्फोट होने का खतरा होता है। इसका मतलब है कि उन्हें टाइम मशीन को ठीक करने और विस्फोट से पहले वापस यात्रा करने का तरीका खोजना होगा। समय समाप्त होने पर उन्हें जल्दी से कार्य करना होगा। बाहर वे हरे पौधों से आच्छादित एक बर्बाद शहर को देखकर आश्चर्यचकित हैं, लेकिन मनुष्यों के बिना बसे हुए हैं। ये दर्शाता है कि पृथ्वी मानव विलुप्त होने के बाद खुद को ठीक करना शुरू कर देती है। मानव कंकाल हर जगह बिखरे पड़े हैं। एथन अपनी पत्नी के घर जाता है, केवल उसकी हड्डियों को खोजने के लिए, जिससे वो निराशा में पड़ जाता है। जूड उसे अतीत में वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस बीमारी के खिलाफ इलाज भविष्य की दुनिया में भी मौजूद नहीं है। हालांकि जूड के शब्दों ने ईथन को संदिग्ध बना दिया। फिर वो एक बार फिर रिकॉर्डिंग चलाने के लिए जंग लगी आर्ची को चालू करता है, जिससे वह जूड की आवाज को पहचानता है और ऐसा लगता है कि जूड ने ही उसे गोली मारी थी। जूड ने एथन पर अपनी बंदूक उठाई, दृढ़ता से इनकार किया कि वो एथन को गोली मार देगा। एथन अंत में पहले मिशन को पूरा करने का फैसला करता है, इसलिए संयुक्त प्रयासों से वे पावर कोर की मरम्मत करने और फिर प्रयोगशाला में लौटने का प्रबंधन करते हैं। अब क्रॉनिकल सिस्टम काम करता है और उन्हें अतीत में लौटने में सक्षम होना चाहिए। पोर्टल लॉन्च होने तक उन्हें केवल 37 मिनट इंतजार करना होगा। उल्टी गिनती 0 पर पहुंचने के बाद पोर्टल लगभग 30 सेकंड के लिए 2067 से जुड़ जाएगा। हालांकि एथन अभी भी पाता है कि उसका शरीर उसी स्थान पर एक दरवाजे के पीछे पड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने भविष्य में कोई बदलाव नहीं किया है। सच्चाई का पता लगाने के लिए एथन अपने वर्तमान आर्ची की बैटरी को बाहर निकालता है और उसे जंग लगी आर्ची पर रखता है। इस तरह वो एक अन्य वीडियो तक पहुंच प्राप्त करता है, जिसमें ईथन को आश्वासन दिया जाता है कि उसका भविष्य स्वयं जूड द्वारा मार दिया जाएगा। जूड तब स्वीकार करता है कि भविष्य बदलने की कोई उम्मीद नहीं है और वो ईथन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। यह विश्वास करना कठिन है। एथन अपने भाई को एक कमरे में बंद कर देता है, फिर अपने पिता के होलोग्राफिक लॉग को उसकी मृत्यु के दिन से खेलता है। वो जल्द ही क्रोनोकॉप के सीटीओ रेजिना जैक्सन और उसके पिता के बीच बातचीत का पता लगाता है। ये दिखाया गया है कि एथन के पिता इलाज ढूंढकर सभी मानव जाति को बचाने के लिए टाइम मशीन का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन सीटीओ का इरादा केवल कुछ चुने हुए लोगों के साथ मरने के समय से बचने के लिए मशीन का उपयोग करना था। हालांकि वे जो भी योजना चुनते हैं, किसी को भविष्य में यात्रा करनी चाहिए और टाइम मशीन को चालू करना चाहिए। जीवित पदार्थ को समय के माध्यम से सुरक्षित रूप से भेजने के लिए इसे दोनों तरफ से एक परिचालन लिंक की आवश्यकता होती है। सीटीओ को उसकी योजना से रोकने के लिए उसके पिता ने टाइम मशीन को लॉक कर दिया और एथन के डीएनए को सत्यापन कुंजी के रूप में सेट कर दिया।
एथन के पिता ने जो किया उससे गुस्से में सीटीओ ने उसे तुरंत मार डाला। फिर वह जूड को एथन की मां को मारने और उसके लिए एक अभिभावक बनने का आदेश देती है, ताकि एक दिन वे भविष्य में पहुंच पाने के लिए एथन के रिस्टबैंड का उपयोग कर सकें। ईथन हैरान से परे है। जिस आदमी को वो अपना भाई समझता था, वही निकला जिसने उसकी मां को मार डाला और उसे भी मारने वाला है। उसे ये भी पता चलता है कि उसने अपने पिता को गलत समझा है, जिन्होंने जानबूझकर परिवार को नहीं छोड़ा। ये जानते हुए कि रेजिना कुछ चुने हुए लोगों को भविष्य में लाना चाहती है, एथन टाइम मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जूड दौड़कर एथन को रोकता है और खुलासा करता है कि उसे सीटीओ द्वारा ये सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि एथन को बिजली की विफलता को ठीक करने के लिए समय पर भेजा जाए। एक बार एथन टाइम मशीन को सक्रिय कर देता है, तो उसे एथन को मार देना चाहिए। हालांकि पिछले वर्षों में जूड ने एथन के साथ घनिष्ठ भावनात्मक संबंध बनाए हैं। उसके कारण अपने भाई को मित्र की दशा में देखकर वह ग्लानि से भर जाता है। इसलिए उसने ईथन को गोली मारने के बजाय खुद को गोली मार ली। क्रोध और पछतावे में एथन अपने पिता की मरने की इच्छा को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जो कि इलाज खोजने और मरने वाले मनुष्यों को बचाने के लिए है। वो मॉनिटर में देखता है और अपने पिता द्वारा लिखा गया पहला संदेश पाता है। वो निष्कर्ष निकालता है कि एथन वाइट द्वारा भेजा गया संदेश स्वयं द्वारा भेजा गया था। इसलिए वो संदेश में फिर से कोड करता है और इसे कई अन्य चीजों के साथ अतीत में भेजता है। इस बीच वर्ष 2067 की प्रयोगशाला में चुने हुए विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के एक समूह के साथ सीटीओ टाइम मशीन के सक्रिय होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि उनके झटके के लिए टाइम मशीन एथन के पिता की रिकॉर्ड की गई हत्या की एक प्रति के साथ सैकड़ों विलुप्त पौधों को वापस भेजती है। इसके तुरंत बाद एथन द्वारा टाइम मशीन को नष्ट कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सीटीओ की योजना विफल हो जाती है। अंत में हत्या के कारण सीटीओ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2067 में वापस भेजे गए पौधों की खेती ग्रह को पुनर्जीवित करने के लिए की जाती है। एथन की पत्नी भी उसकी ओर से भेजा गया फूल प्राप्त करती है और उसकी पसंद को समझती है। जबकि एथन को भविष्य की दुनिया में अकेले रहना है, वो जूड को दफनाता है और उसे माफ कर देता है। एक तितली उसका ध्यान खींचती है और उसे फिर से उसी प्रवेश द्वार पर ले जाती है, जहां एथन ये देखकर खुश होता है कि उसके भविष्य की लाश चली गई है। वह बाहर की दुनिया पर एक नज़र डालने के लिए दौड़ता है और पहले से सुनसान के विपरीत भविष्य के पर्यावरण के अनुकूल शहर को देखकर राहत महसूस करता है। ऐसे ही रोमांचक और शानदार कहानियों के लिए चैनल को आज ही लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज आपके लिए नई फिल्म लाते रहेंगे। आप और कौन सी मूवी यहाँ देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ।